तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से कल के एग्जामिनेशन के लिए तैयार होंगे। और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के हमारे जो प्रतिभावान साथी हैं आज के सेशन में जुड़ गए होंगे। तो सर, गुड जानते हैं। इवनिंग। नमस्कार नमस्कार प्रमोद जी और राजेश जी, सभी लोगों को, पूरी टीम को, आपके ऊर्जावान, प्रतिभावान और सौभाग्यशाली व्यक्तित्व के, जो आपको एक पुण्य आत्मा मिला है, जिससे कि हम समाज कल्याण के काम में लगे हैं और साथ ही साथ अपने जीवन के निर्माण के कार्य में भी लगे हैं। तो एक दायित्व को निभाने के लिए बहुत सारा न्योछावर करना पड़ता है और उसके लिए हम लोग को एक रोल मिलता है इस धरती पर। तो उसको निभाते हुए खुशी के साथ, आनंद के साथ हम लोग जी रहे हैं। और सभी साथी जो हैं, मुस्कुराते रहने के लिए आपको दुख झेलना पड़ता है। मुस्कुराना चाहते हो, दुख झेलना पड़ेगा। जो भी चीज पाना चाहते हो उतना खोना पड़ेगा। सफलता पाना चाहते हो, कुछ खोगे कुछ मिलेगा। बैलेंसिंग, एसेट लायबिलिटी बराबर, एसेट और लायबिलिटी बराबर। तो आज के सभी होनहार साथियों को आज के इस स्पेशल सेशन में, रोशनी से भरा हुआ सेशन में, ऊर्जा से संचारित सेशन में स्वागत है। वाह, बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं आज तो। आज बहुत सारा न्योता चला गया है ना। नारायण जी कहाँ दिख नहीं रहे हैं? बहुत बढ़िया। अमोद करण जी हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज पहुंच रही है अमोद जी, आप तक पहुंच रही है? देखिए, हाँ सर, आ रही है सर आवाज से। अरे वाह, अरे भैया, आप हेडफोन बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा करूंगा, जब तक आप साथ देंगे तब तक। लेकिन यकीन मानिए कि जैसे कि अभी आप एक गाना सुने ना, राम आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, आपके साथ जाएंगे। और जिस तरह उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत की, अधर्म पर धर्म की जीत की, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक उसी तरह आपको भी कल के प्रमोशन एग्जाम में समाज की बुराई को दूर करने के लिए, अच्छाई समाज में लाने के लिए आपको सफलता दिलाएंगे। उसके लिए धर्म के रास्ते पर चलना होता है और साहस इकट्ठा करना पड़ता है और उत्साह के साथ आपको तैयारी करनी पड़ती है और उसका सामना करना पड़ता है। तो आप सभी का हौसला अफजाई करते हुए सवाल चर्चा करेंगे। तो आइए सब मिलके हम लोग सीखते हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो साथियों, खुशी मिले या गम, दुनिया भले ही बदलते रहे, हम नहीं बदलेंगे। आपका एग्जाम चला जाएगा, सब चीज चला जाएगा, लेकिन हम लोग यूं ही हंसते हंसते पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसी जीवन को हंसते हंसते काटने के लिए ही हम ये कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, ताकि हम खुद और हमारे साथ जो लोग हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, समाज है, माता पिता हैं, उनका जीवन हंसते हंसते कट जाए। उसके लिए हम लोग ये कर्तव्य निर्वहन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा कोई गलती ना हो। तो हम लोग हंसते हंसते गुजारेंगे और बिल्कुल नहीं बदलेंगे। एग्जाम के बाद भी पढ़ते रहेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। देखो ना, टूट जाने पर भी फूल कैसे हंसा करते हैं, है ना? वाह 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 करो। टूट जाने पर भी फूल कैसे हंसा करते हैं। तब पे जो आपका शहरों में भी मतलब आप सोचो कि लोग मिला करते हैं, झरने मिला करते हैं, तपते शहरों में भी झरने मिला करते हैं, तूफान आने पर भी दीप जला करते हैं। और सफलता पाने के लिए मेरे साथी रोज रातों को पढ़ा करते हैं, रातों को पढ़ा करते हैं। तो आप लोग रात को पढ़ते हैं, दिन में काम करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर साझा करूंगा, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। क्योंकि अभी जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, केवल केवल आपके स्मृति पटल को सही तरीके से, वो स्पंदन के साथ, वो सुचारू रूप से कल के एग्जामिनेशन में आपको ऊर्जा देने का काम करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं,
इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सब तो कल के प्रमोशन एग्जाम में आने वाली नहीं है, लेकिन उन पर विश्वास करना है, अपने आप पर विश्वास करना है। और आपके पास एक अद्भुत शक्ति है, वो है आपका मस्तिष्क, वो है मेमोरी कार्ड। उस मेमोरी कार्ड को लेके जाने। हाँ जी दीपक जी, जो मेमोरी कार्ड है आपके पास ना, उसको भूलना नहीं भैया, उसको भूलना नहीं। आज से, अभी से एग्जामिनेशन तक झगड़ा नहीं करना भैया, चाहे बाहर वाली से हो चाहे घर वाली से हो, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि आपका मेमोरी कार्ड गुम हो सकता है। तो मेमोरी कार्ड जो है आप लेके जाइए, आपको सफलता सुनिश्चित होगी। और मैं भी साथ चलूंगा आपके कल के प्रमोशन एग्जाम में। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगर मैं किसी से पूछूं तो प्लीज़ अब वही बता दीजिएगा, और अगर ना पूछूं तो आप माइक बंद रखिएगा। हाउ मच आर द सर्विस चार्जेस पेड बाई अडॉक सैंक्शन अबव ₹50,000 to 5 lakhs? 1,000, 8,000, 5,000 एंड 2,000? जो भी साथी जानते होंगे चैट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। और ये एडहॉक सैंक्शन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। देखो झड़ी लग गई है ना, उत्तर की झड़ी लग गई। वाह, लगा दो लगा दो। तो मैं ये कह रहा था कि सारे सवाल तो जितना हम पढ़ रहे हैं उतना तो सारे सवाल नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी सवाल आएंगे मैं इतना जानता हूं कि आप लोग उसको पढ़े हुए हैं, और उसको जो है आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो है एडॉक सैंक्शन के बारे में पूछा गया है, और सर्विस चार्जेस के बारे में पूछा गया है। तो सर्विस चार्जेस में जो है एडहॉक सैंक्शन जो है वो 2,000 होगा। ये सर्कुलर का है, जनरल बैंकिंग का नहीं है। जनरल बैंकिंग का इसी सेक्शन, इसी सेशन के आगे में हम 40-50 क्वेश्चन जितने भी, अगर मान लीजिए 60 पार्टिसिपेंट है तो 60 क्वेश्चन आपसे जनरल बैंकिंग के भी डिस्कस करके आपको शुभ रात्रि कर दूंगा, और कल के प्रमोशन एग्जाम के लिए तैयार कर दूंगा। चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ी देर सुनने सुनने का आप जो है धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं अनुरोध करूंगा आपका। तो यहाँ पर जो है एडहॉक सैंक्शन एक ऐसा सैंक्शन होता है जिसमें बिना फाइनेंशियल पेपर के, अगर उस यूनिट उस फर्म के लिमिट्स को बढ़ाया जाता है तो वहाँ पर एक सर्विस चार्ज लिया जाता है। वो यूबीजीबी की पॉलिसी के अनुसार 2,000 है। अगला सवाल, हाउ मच इंस्पेक्शन चार्ज पे फॉर नॉन प्रियरिटी सेक्टर कैटेगरी फॉर ऑल टाइप ऑफ एडवांसेस फॉर 50,000 to 1 lakhs? अभी प्रमोशन एग्जाम में देखा गया है कि प्रोसेसिंग चार्ज के बारे में काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जो भी बैंक को इनकम हो रहे हैं या लाभ बैंक का हो रहा है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी कड़ी में कुछ सवाल बनाए गए हैं कि कितना इंस्पेक्शन चार्ज पे करना पड़ेगा अगर नॉन प्रियोरिटी सेक्टर कैटेगरी का लोन है, जैसे कि पर्सनल लोन, है ना, जो प्रियोरिटी सेक्टर को छोड़ के बाकी जो लोन होते हैं। प्रियोरिटी सेक्टर के 8 कैटेगरी होते हैं: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन लोन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर प्रियोरिटी सेक्टर, हाउसिंग लोन। तो यहाँ पर जो है आपको ₹250 हमारे सभी साथी जो है होनहार साथी हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक के अगर कोई नॉन प्रियोरिटी सेक्टर कैटेगरी का लोन होता है तो इंस्पेक्शन चार्ज पे करना पड़ेगा ₹250। इंस्पेक्शन चार्ज ऐसा होता है कि जब भी हम यूनिट का विजिट करते हैं या उस पार्टी के यहाँ विजिट करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन में उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो इंस्पेक्शन चार्ज होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लोन अकाउंट है, उसको कैश क्रेडिट लिमिट दिए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होगी। अगर टर्म लोन दिए गए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ईयरली होगी। और अगर एग्रीकल्चर लोन है तो वहाँ हाफ ईयरली होगी। तो ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन सैंक्शन लिमिट में दिया रहता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हाउ मच इंस्पेक्शन चार्ज पे फॉर नॉन प्रियोरिटी सेक्टर फॉर ऑल टाइप ऑफ एडवांसेस एबव 50,000 to 1 लाख? ये तो सेम सवाल हो गया। दोनों सवाल सेम हो गया ये लग रहा है ना। अच्छा, चार्जेस पे फॉर नॉन प्रियोरिटी सेक्टर कैटेगरी फॉर ऑल लोन, ये दोनों सवाल इन्होंने सेम तैयार कर लिया कि जो इंस्पेक्शन चार्ज हैं वो 250 नॉन प्रियोरिटी सेक्टर में लगेंगे, और ये 200 जो हैं ये
आपके 50,000 तक के 200 है, 50,000 से 1 लाख तक 250 है। तो ये सवाल को थोड़ा सा मतलब आप इस तरह से जान लीजिए कि 50,000 रुपये तक के अगर कोई नॉन प्रियरिटी सेक्टर का लोन है तो उसमें पर इंस्पेक्शन जो है 200 रुपीज़ लगेगा। 50,000 से 1 लाख रुपए तक है तो 250 रुपये पर इंस्पेक्शन लगेगा। और 1 लाख से 2 लाख है तो 300 रुपये लगेगा। 2 लाख से 25 लाख है तो 500 रुपये लगेगा। 25 से 50 लाख है तो 1,000 रुपये लगेगा। लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो 50,000 से ऊपर वाले पूछे जाते हैं या 2 लाख तक पूछे जाते हैं। 1 करोड़ से ऊपर है तो 6,000 रुपये। तो आप ये दोनों सवालों में देख लेंगे। अगर 50,000 से ऊपर 1 लाख तक है तो 250 रुपया, ये सवाल गलत है यहाँ पर। 50,000 तक है तो 200 रुपया। यहाँ पर ये सवाल लिखना चाह रहा है कि इनका प्रियरिटी सेक्टर नॉन प्रियरिटी सेक्टर में 50,000 तक होगा तो 200 रुपया पर इंस्पेक्शन जो है इंस्पेक्शन चार्ज होगा। अगला सवाल, प्रोसेसिंग चार्ज फॉर एडवांस इंक्लूडिंग टर्म लोन एंड नॉन फंड बेस एबव 25,000 टू 1 लाख। यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। प्रोसेसिंग चार्ज, जब भी हम किसी लोन को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं। और प्रोसेसिंग चार्ज जो है अभी बैंकों में पूछा जा रहा है, खास करके ग्रामीण बैंक में प्रोसेसिंग चार्ज को अभी पूछा जा रहा है। तो अगर 25,000 से 1 लाख तक का लोन है तो प्रोसेसिंग चार्ज होगा 500 रुपीज़ पर प्रपोजल। 500 रुपीज़ पर प्रपोजल होगा। और यही जो 25,000 से लेके 1 लाख तक ये वाला जो है पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है अभिषेक जी? इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जैसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कितने रुपए तक के अगर प्रियरिटी सेक्टर का लोन होगा तो नो प्रोसेसिंग चार्ज, नो मार्जिन, नो पिनल इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं दिया जाता। तो हम चैट बॉक्स में मेरे साथी जरा टाइप करके बता दीजिए कितने रुपए तक के लोन में। हाँ अभिषेक जी बताइए। 25,000। 25,000 सबसे पॉपुलर सीरीज का ये है। तो इसीलिए इन जो एग्जामिनेशन वाले 25,000 से 1 लाख तक पूछते हैं, 500 रुपये लिया जाता है। अगला सवाल, कमिटमेंट चार्जेस। कमिटमेंट चार्जेस आर एप्लीकेबल टू ऑल बोरोवर enjoying a working capital limit of rupees how much the commitment charges are to be levied on the unavailed portion of sanction limit to be borrower involving on outlay of fund। यहाँ पर जो सवाल है कमिटमेंट चार्जेस होता है, कमिटमेंट चार्जेस के लिए पूछा गया है सवाल। और कमिटमेंट चार्जेस जो होते हैं, आप कुछ कमिटमेंट किए रहते हैं किसी भी चीज़ को पेमेंट करने के लिए, कमिटमेंट करे रहते हैं। और ये कमिटमेंट चार्ज जो है टर्म्स एंड जो एग्रीमेंट होता है उसके आधार पर नियम पालन के लिए है। और वो चार्ज हम लोग जो है पहले वसूल लेते हैं। तो अगर कोई बोरोवर 1 करोड़ या उससे ऊपर का अगर वर्किंग लिमिट एंजॉय करता है तो जो कमिटमेंट चार्जेस है वो एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, किसका, अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ सैंक्शन लिमिट। ये इसलिए लिया जाता है कि भाई उस पार्टी ने कमिटमेंट किया, कमिटमेंट ये किया कि भाई मुझे 25 लाख का लोन दे दो, 1 करोड़ का लोन दे दो, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। और उस लोन की लिमिट को इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो हमें तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है ना, हमें कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। तो भाई नहीं अवेल कर रहे हो तो हम क्या लेंगे, कमिटमेंट चार्ज लेंगे। और ये देखिए अनअवेल्ड जो लिमिट है उसमें एट द रेट ऑफ 25% पर एनम जो है आप कमिटमेंट चार्ज लेंगे। तो 1 करोड़ तक की लिमिट कमिटमेंट चार्ज लेविड फॉर अनअवेल पर्सन। मान लीजिए वो 10 लाख अवेल 90 लाख अवेल करता है, 10 लाख रहने देता है तो उस पर जो है आउटले ऑफ फंड जो है 25% पर एनम हम जो है कमिटमेंट चार्ज लेंगे। अगला सवाल, ये सवाल जो है एसएचजी के बारे में जुड़ा गया पूछा गया है कि अगर जो कोई एसएचजी है, आपका बोर्ड के किसी मीटिंग का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो रिवाइज लैंडिंग पावर है स्केल 1 का, ब्रांच मैनेजर स्केल 1 है,
वो एसएचजी सैंक्शन लिमिट कितना कर सकता है, ये तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा लोन जो है एसएचजी का करते हैं। हाँ जी। 6 लाख। हाँ जी नारायण जी, राजेश जी बताइए जरा, कितना करते हैं। सर 6 लाख करते हैं सर। ओके, ये स्किल वन का भी पावर आपको जो है 6 लाख। 6 लाख मिनिमम। 6 लाख है सर। तो ये थोड़ा बताइए, तो ये जो 2020 में कोविड के बाद एसएचजी को रिवाइज किया गया था, ये 6 लाख का क्रेडिट लिंकेज जो है स्केल वन को भी पावर दे दिया गया है। इसके लिए क्या जी सर। कंडीशन है राजेश जी, कोई 3 कंडीशन बता दीजिए। 3 कंडीशन बता दीजिए जिससे सर कि, यानी एसएचजी की 3 कंडीशन। हाँ ये क्रेडिट लिंकेज के 3 कंडीशन बता दीजिए। सर इसमें जो है 6 लाख का मिनिमम सेंक्शन किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें आपका 3 डोज होंगे। 1.5 लाख का, 3 लाख का और 6 लाख का। ओके। ओके सर, तो इसमें कॉर्पस वैल्यू होती है हाँ हाँ। मिनिमम 6 टाइम कॉर्पस वैल्यू का। बोलते चलिए। ठीक है, मिनिमम 6 टाइम कॉर्पस वैल्यू का, या तो 1.5 लाख पर डोज होगा। ठीक है। हाँ। अगर मान लीजिए कॉर्पस कॉर्पस किसी हाँ। एसएचजी का 50,000 रुपये है, तो उसका हाँ। सैंक्शन तो आप 6 लाख करेंगे। पहले साल उसकी लिमिट कितनी बनाएंगे, डिसबर्स कितना करेंगे। 50,000 कॉर्पस है एसएचजी का, हम्म। तो उसकी लिमिट कितनी, 50,000 कॉर्पस है सर, 6 टाइम। कितनी लिमिट तीन बनेगी। लाख 3 लाख लिमिट बनेगी। ये क्लियर है हम्म। आपका। अगर हम्म। कॉर्पस का 6 गुना या मिनिमम 1.5 लाख, अगर कॉर्पस मिनिमम 1.5 लाख। कॉर्पस 20,000 है तब कितनी लिमिट बनेगी। सर 20,000 है तो उसका 6 गुना, एक नहीं सर, 1.5 लाख बनेगा फिर। मिनिमम 1.5 लाख, ठीक है। मिनिमम 1.5 लाख। मेरे साथी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन हो राजेश जी के लिए। तो राजेश जी ने बताया कि 6 लाख का सैंक्शन होगा, इसको डोजेज में पेमेंट देंगे। पहला डोज जो होगा वो 6 टाइम ऑफ कॉर्पस या मिनिमम 1.5 लाख। दूसरा डोज होगा 8 टाइम ऑफ कॉर्पस या मिनिमम 3 लाख। तीसरा डोज होगा मिनिमम 6 लैक्स। चौथा डोज होगा 6 लाख से ऊपर। और यहाँ पर जो है एसएचजी बनने के 3 महीने के बाद रिवॉल्विंग फंड मिलता है। 3 महीने तक अगर एसएचजी पंचसूत्र का पालन करता है तो उसको एक रिवॉल्विंग फंड मिलता है। रिवॉल्विंग फंड जो की राशि जो है कितना है, हमारे आमोद करण जी बुलाएंगे। बताइए आमोद जी, कितना है सर रिवॉल्विंग। 20,000 से 30,000। 30,000। 20,000 से 30,000 जो है रिवॉल्विंग फंड है। रिवॉल्विंग फंड मिलने के बाद फिर पंचसूत्र का पालन करेगा एसएचजी 3 महीना तक। और पंचसूत्र का पालन करने के बाद उनका पंजीयन होगा, ग्रेडिंग होगी। ये जो रिवॉल्विंग फंड के समय ही पंजीयन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद पंचसूत्र का पालन कर रहा है, 6 महीना हो गया, रिवॉल्विंग फंड मिल गया, ग्रेडिंग उसकी अच्छी हो गई, तो उसको क्रेडिट लिंकेज मिल जाता है, जिसमें स्केल वन को भी पावर दिया है 6 लाख। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पॉलिसी। यहाँ पर जब एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया है और ऑल ऑफ द एबव है, तो हमारे सभी साथी ऑल ऑफ द एबव में क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पॉलिसी है, जैसे कि हम लोगों ने पॉलिसी में पढ़ाया है, ये जो है आपके कुछ एज क्राइटेरिया को जो है वहाँ पर चेंज कर दिया गया है इस ऑप्शन में। इतना कठिन नहीं आएगा वहाँ पर, लेकिन आप जो है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को अभी इसलिए पढ़ना है एक बार, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के इस अभी जो हैं उनके दायरा को बढ़ाया जा रहा है, उनका उपयोग किया जा रहा है, ताकि हम ऐसे लोगों तक पहुंच पाएं जो हमारे बैंक के पहुंच से बाहर है। क्योंकि हर व्यक्ति के आसपास एक संसार है, उनके लोगों को नेटवर्क में लाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है चाहिए। तो यहाँ पर पहली क्राइटेरिया ये दिया है कि इंडिविजुअल की एज जो है 21 साल से मैक्सिमम 70 साल होगा, ये 70 साल। सही है। चार्टेड अकाउंटेंट भी सही है। और हम्म। जो रियल इस्टेट वगैरह ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव भी सही होगा। इसका आंसर जो आ रहा है पापा वो गलत है, ठीक है। ये ऑल यस ऑफ सर। ही होगा इसका आंसर। बस जो हमारे
अपना कोरियोग्राफर हैं, ये ग्रीन वाले को गलत जगह चला गया। तो आप ये ऑल ऑफ द अबव सारे कंडीशन सही हैं, जो हमारे साथी सर्कुलर पढ़े हैं या सेशन अटेंड किए होंगे सब एग्री करेंगे, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, सही कर लीजिए। व्हाट आर द प्रोडक्ट कवर एंड द रिटेल इन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पॉलिसी? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पॉलिसी में ये आप लोग जो है इसमें भी ऑल ऑफ द अबव है। जैसे होम लोन के सारे वेरिएंट हैं, पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन है, और कोई लोन इसमें इंक्लूड होता है तो बता दीजिए, ऑल ऑफ द अबव सही है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में जानते होंगे कि इसमें व्हीकल लोन ज़्यादातर इसमें दिया जाता है, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, सर गोल्ड लोन भी है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, गोल्ड लोन है, और एक लोन महत्वपूर्ण लोन है, कोई साथी याद? एजुकेशन लोन भी है सर। ठीक है। तो ये लोन जो है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पॉलिसी के तहत ये कवर किया जाता है, और सब बैंक टू बैंक डिफर करता है, क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिससे कि आप अधिक से अधिक व्यापार को अपने बैंक के माध्यम से कैप्चर करना चाहते हैं। अगला सवाल, कॉरपोरेट बोरोवर। कॉरपोरेट बोरोवर का मतलब क्या है? कोई भी बोरोवर जो कितने रुपए के क्रेडिट से ज़्यादा अवेल कर रहा हो। कॉरपोरेट बोरोवर मीन्स एनी बोरोवर अवेलिंग क्रेडिट फैसिलिटी मोर देन 7 करोड़, 7.5 करोड़, 8.5 करोड़, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ जी, हमारे एक साथी हैं, सब नए नए लग रहे हैं, लेकिन किसी का एक दो जने, हाँ जलद जी पहचान के हैं लग रहा है। जलद जी, ये क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, कुछ आइडिया है आपको? कॉर्पोरेट बोरोवर, दो तरह के बोरोवर होते हैं ना, रिटेल बोरोवर, कॉर्पोरेट बोरोवर। तो ऐसा बरोबर जो सर कम से कम 7.5 करोड़ रुपया से अधिक का एडवांस लिया हो बैंक से। बहुत बढ़िया। कॉर्पोरेट बोरोवर जो है, इसकी डेफिनेशन ये कॉर्पोरेट बोरोवर की जो दी गई है आपकी क्रेडिट पॉलिसी में दी गई है। ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल या ग्रुप एक्सपोजर 10 करोड़ तक हो गया तो वो कॉर्पोरेट बोरोवर होगा। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, सवाल आपके सामने है, मैं समझा दे रहा हूँ। 10 करोड़ तक के एक्सपोजर हो गया तो वो अदर्स में आएगा। 10 करोड़ से ऊपर आ गया तो मिड कॉर्पोरेट होता है, 10 करोड़ से 100 करोड़, और 100 करोड़ से ऊपर आता है तो उसको लार्ज कॉर्पोरेट बोलते हैं। बेसल के गाइडलाइन के आधार पर उन्होंने बोरोवर की क्रेडिट फैसिलिटी की जो लिमिट है कॉर्पोरेट बोरोवर की, वो 7.5 करोड़ से ऊपर रखा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। अगर बेसल के अनुसार ये 7.5 करोड़ है कॉर्पोरेट कस्टमर, लेकिन हम लोग जो है 10 करोड़ की एक सीलिंग लेते हैं, तो यहाँ पर ये 7.5 करोड़ इसका सही आंसर होगा, एज पर बेसल नॉर्म्स, बेसल गाइडलाइन। अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप 7.5 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोजर डील करते हैं हमारे साथ, तो उसको कॉरपोरेट बोरोवर कहेंगे। अदरवाइज 10 करोड़ तक का होता है तो उसको हम अदर्स कॉरपोरेट कहेंगे। 10 करोड़ से 100 करोड़ तक होता है तो मिड कॉरपोरेट कहेंगे। 100 करोड़ से ऊपर होता है तो लार्ज कॉरपोरेट कहेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, what is the sanction of phrase enhancement in existing limit where one of the group account is NPA? यहाँ पर पूछा गया है कि कोई भी एक ग्रुप अकाउंट है, मतलब एक व्यक्ति के अनेक अकाउंट है या उसके डायरेक्टर गारंटर सबके लोन है, तो वहाँ पर अगर फ्रेज सैंक्शन देना है या कोई एग्जिस्टिंग लिमिट है उसमें इन्हांसमेंट करना है, जिनमें से एक खाता एनपीए है, तो नॉर्मली तो एक खाता एनपीए तो हम लोन नहीं देंगे, लेकिन कंडीशन उसके लिए दिया गया है, एचएलसीसी को पावर है कि अगर कोई एक अकाउंट एनपीए है तो भी लोन दे दे 1 करोड़ तक। एचएलसीसी 2 को जो पावर है वो 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक, और एचएलसीसी 3 को 3 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक, या इनमें से सभी। तो जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव होगा, हमारे साथी कल नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे सर ये मूड नहीं हमको, जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव है नहीं, कल नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, ऑल ऑफ द अबव में टिक लगा देना, बाद में शाम को पढ़ लेंगे उसको। ठीक है। तो आरआरबी के प्रमोशन एग्जाम में या जो भी अभी रिसेंट प्रमोशन एग्जाम होता है, वहाँ अगर ऑल ऑफ द अबव है तो हमारे साथी सवाल नहीं पढ़ते, सवाल रात को पढ़ते हैं, है ना। लेकिन दूसरे एग्जामिनेशन में ये डिफर करता है, जैसे कि जेआईबी सीआईबी वगैरह में, उसमें डिफर करता है। अगला सवाल,
व्हाट इज द पावर ऑफ सैंक्शन ओडी स्टॉक अगेंस्ट बुक डेट? बुक डेट क्या होता है? इसमें मार्जिन पूछा गया। अगर हम सीसी ओडी देते हैं स्टॉक के अगेंस्ट तो अलग मार्जिन होता है, सामान्यतः 25% का मार्जिन होता है और सैंक्शन होता है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्टॉक को लोन में दे दिया गया है तो उसमें कितना, मान लीजिए 1 करोड़ का अगर उधारी दिया है तो उसका कितना परसेंट जो है हम लोग लैंडिंग पावर इस्तेमाल कर सकता है, ये सवाल पूछा गया। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल पूछा है कि सपोज मान लीजिए अभिजीत जी हैं या अभिषेक मिश्रा जी हैं यहाँ पर या आमोद करण जी हैं, तो ये स्किल टू मैनेजर हैं और स्किल टू मैनेजर का लैंडिंग पावर कितना है आमोद जी? स्किल टू मैनेजर का जो लैंडिंग पावर मान लीजिए 10 लाख है, सर 15 लाख है सर हमारे यहाँ। 15 लाख है ना? 15 लाख है स्केल टू का। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है अगर ये बुक डेट के अगेंस्ट ओडी देगा तो अब 15 लाख स्केल टू का पावर है तो उसका 60% कर लीजिए, 15×6 = 90, मतलब ये 9 लाख सैंक्शन कर सकते हैं उस पार्टी को। नॉर्मली इनका पावर जो है 15 लाख है, लेकिन ये जो यूजुअल लैंडिंग पावर है उसका 60% इस्तेमाल कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ये सवाल का कहने का तात्पर्य ये है। तो ओडी अगेंस्ट बुक डेट्स के केस में जो भी लैंडिंग पावर जिस भी अधिकारी को है उसका 60% यूजुअली वो इस्तेमाल करेगा। अगला सवाल, टर्म लोन कैन बी क्लासिफाइड। वाह वाह मेरे राजा, सवाल पढ़िए तो जरा, हमारे एक साथी पढ़ेंगे। राजेश जी सवाल पढ़िए जरा, सवाल क्या कह रहा है, जरा सवाल पढ़ लीजिए। सर टर्म लोन कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी टर्म लोन को किस श्रेणी में क्लासिफाइड किया जा रहा है? सब सही है सर। पढ़ के बताइए। शॉर्ट टर्म लोन रीपेमेंट विथ इन 3 year, मीडियम टर्म लोन रीपेमेंट इन ओवर 3 year to 5 year, लॉन्ग टर्म लोन रीपेमेंट एक्सीडिंग 5 year, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ये टर्म लोन के केस में ऐसा कहा गया है। अगर मान लीजिए सीसीओडी आता है यस, तो सीसीओडी 1 साल का होता है 1 साल का होता है सर। और 1 साल से ऊपर जो होता है टर्म लोन होता है। ठीक, टर्म लोन सीसीओडी 1 साल तक रिपेमेंट। एक एक साल में सर रिन्यू होता है ना सर, सीसी? हाँ, रिन्यू होता है और रिन्यूअल होता है। ठीक है, मतलब उसमें रिव्यू और रिन्यूअल दोनों होता है। तो 1 साल के अंदर रिपेमेंट होता है तो उसको सीसीओडी कहा जाता है। अगर 1 साल के बाद रिपेमेंट होता है तो उसको टर्म लोन कहा जाता है। टर्म लोन 3 तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन जिनका रिपेमेंट 3 साल तक होता है, मीडियम टर्म लोन जिनका 3 साल से 5 साल होता है और लॉन्ग टर्म लोन 5 साल से अधिक। नॉर्मली बैंक 10 साल तक के रिपेमेंट देते हैं, 10 साल तक। लेकिन हाउसिंग लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, इनमें उनसे अधिक भी देते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो चलिए, ये सवाल सीखने के लिए लिया गया है, लेकिन आप लोग ऑल ऑफ द अबव तो वहाँ पढ़ोगे नहीं। टेक्नो वाइबिलिटी स्टडीज टू बी डन, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। टीईवी रिपोर्ट बोलते हैं, टेक्नो इकोनॉमिकली वाइबिलिटी स्टडीज टू बी डन। कोई भी लोन प्रपोजल आता है तो उसका टेक्निकल इकोनॉमिकल वाइबिलिटी स्टडी की जाएगी। अगर एक्सपोजर 6 करोड़ से ज़्यादा का होगा, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़। हमारे होनहार साथी तो एकदम मज़ा आ गया है जी देख के, है ना। बोले सर ये तो बटन दबा देंगे हम सीधे, 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर आ गया, मतलब ये एक्सपोजर सीलिंग है 5 करोड़। तो हम लोग टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी जो है जांच करेंगे। ये लोन के केस में एक स्टडी होता है जिसको टीईवी स्टडी कहते हैं। और ये जो है टेक्निकल टर्म में अगर देखेंगे टीवी स्टडी का, तो किसी भी यूनिट के वैल्यू इवोल्यूशन के लिए, कि ताकि लेंडर को असिस्ट कर पाए ये रिपोर्ट, वो इस केस को एक्सेप्ट करे कि मैं हम इसको इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएंगे तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, इसके लिए टीवी रिपोर्ट मंगाया जाता है। ये एक तरह का एक मूल्यांकन है जो लेंडर को निर्णय लेने में आसानी करता है।
और उस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क होगा, कितना रिस्क मिटिगेशन होगा, उसकी एनालिसिस क्या होगी, उसका टेक्नोलॉजिकल रिस्क कितना होगा, मार्केट रिस्क कितना होगा, रेगुलेटरी रिस्क कितना होगा, फाइनेंशियल रिस्क कितना होगा, और बैंक उसको कैसे ठीक कर पाएगा ताकि वो उस लोन को रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज कर पाए और फाइनेंशियल जो डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पर होगा 5 करोड़ एंड एबव, 5 करोड़ एंड एबव। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वाह वाह, ये हुई ना बढ़िया सवाल। कट ऑफ लिमिट फॉर मॉनिटरिंग ऑफ स्पेशल मेंशन अकाउंट इन SMA 2, SMA 1 will be up to rupees 25 lakhs by regional office. Medium term loan repayment in over 3 to 5 year, both A and B. तो जहाँ भी बोथ A and B देगा तो आप लोग तो बोथ A and B कर लेंगे। वैसे एक सीलिंग है मॉनिटरिंग के लिए, जो सीलिंग होती है मॉनिटरिंग में, लोन देने के बाद जो है कुछ लोन्स जो होते हैं आपके ब्रांच पर मॉनिटरिंग होते हैं और कुछ लोन जो है रीजनल ऑफिस पे मॉनिटरिंग होते हैं। तो क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी में ये कहते हैं कि अगर कोई लोन 5 लाख रुपए तक सैंक्शन हुआ है तो उसका सुपरविजन ब्रांच लेवल पर होगा और उसकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी ब्रांच मैनेजर की होगी। अगर कोई लोन 5 लाख से ऊपर और 25 लाख तक हुआ है तो उसका सुपरविजन रीजनल ऑफिस करेगा, रीजनल मैनेजर। और 25 लाख से ऊपर अगर कोई लोन है तो उसका सुपरविजन हेड ऑफिस करेगा और जनरल मैनेजर उसको मॉनिटरिंग देखेगा, मॉनिटरिंग अथॉरिटी होगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल मेंशन अकाउंट है, स्पेशल मेंशन अकाउंट मतलब क्या हुआ, SMA 1 में आ गया, SMA 2 में आ गया, तब अगर 25 लाख तक का लोन है तो रीजनल ऑफिस मॉनिटर करेगा और 25 लाख से ऊपर है तो आपका हेड ऑफिस मॉनिटर करेगा, कट ऑफ एक्सपोजर है। तो ये बात पूछा गया है, मतलब 5 लाख रुपए तक ब्रांच मैनेजर करेगा, 5 लाख से 25 लाख तक रीजनल ऑफिस करेंगे, 25 लाख से ऊपर जो है हेड ऑफिस करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ CMC एट वेरियस लेवल, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ब्रांच लेवल, स्केल 2 एंड अबव, कमेटी हेडेड बाय। यहाँ पर CMC का मतलब होता है क्रेडिट मॉनिटरिंग कमेटी। इनकी ब्रांच लेवल पर CMC जो होती है, क्रेडिट मॉनिटरिंग जो कमेटी होगी, अगर कोई ब्रांच स्केल 3 और ऊपर की है तो उसको कौन हेड करेगा, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर अदर देन ब्रांच हेड, बाय रीजनल मैनेजर, बाय ARM नोडल क्रेडिट मॉनिटरिंग, या GM मॉनिटरिंग असिस्ट बाय CM क्रेडिट। तो कंपोजिशन क्या होगा ये पूछा गया है। कंपोजिशन के लिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि एक ब्रांच लेवल पर क्या होगा। तो स्केल 3 और अबव के कमेटी में ब्रांच मैनेजर हेडेड होगा और एनी अदर ऑफिसर जो है ब्रांच मैनेजर इसको आइडेंटिफाई करेगा, उसके द्वारा होगा। पहला इसका आंसर सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछा गया, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल पर्पस विथ लिमिट्स इन स्टॉक ऑडिट। वाह, ये तो बढ़िया बात है। स्टॉक ऑडिट के बारे में पूछा गया सवाल, हमारे एक होनहार साथी से पूछते हैं। अमोद जी बताइए तो क्या होता है स्टॉक ऑडिट, क्या होता है। सर ये 5 करोड़ से एबव होगा सर। ये तो बहुत बढ़िया बात है। स्टॉक ऑडिट लेकिन होता क्या है बताइए। सर उसका जो स्टॉक होगा उसको जाके चेक करेंगे कि उसका स्टॉक वो जो दिया है वो सही है या नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। क्या होता है नॉर्मली, अगर कोई लोन देते हैं तो हमारे लोन की राशि से स्टॉक खरीदता है, स्टॉक खरीदता है और हमको महीने में बता देता है कि सर मेरे पास इतना स्टॉक है। तो आप क्या करते हो, उसके अकाउंट में जाके स्टॉक को पंच कर देते हो, जो कि आपका डीपी कैलकुलेशन हो जाता है, क्योंकि स्टॉक में मार्जिन रख के ड्राइंग पावर निकल जाता है और उसके सैंक्शन लिमिट के अंदर होता है तो वो उसका विड्रॉल करता है। लेकिन जब बड़े एक्सपोजर होते हैं तो बड़े एक्सपोजर में स्टॉक को इवेलुएट कर पाना हमारे बैंक के मैनेजर के द्वारा संभव नहीं होता है। इसीलिए स्टॉक ऑडिट जो है ये रखा जाता है। स्टॉक ऑडिट ये वेरीफाई करता है, मूल्यांकन करता है कि उस कंपनी के पास जो भी फिजिकल इन्वेंट्री है, स्टॉक है,
उसकी एक्यूरेसी, उसकी जो मतलब एक्यूरेसी मतलब जो वो उसने बिलिंग में लिखा है, क्या उसके पास उतना स्टॉक है कि नहीं है। रियलेबिलिटी मतलब उसका जो कह रहा है वो, उसको मूल्यांकन करेंगे उसका स्टॉक स्टेटमेंट, जिससे कि हम उसकी क्वांटिटी, गुड्स एंड जो सिक्योरिटी है उसको, रिकॉर्ड को तुलना कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि लिमिट बड़ा है। तो हमारे साथी आंसर बता दिए। अब बुक डेट के केस में 1 करोड़ जी, आमोद जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर स्टॉक के केस में 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर है तो स्टॉक ऑडिट होगा। अगर बुक डेट है, बुक डेट का मतलब क्या हुआ आमोद जी, बताइए। तो आपको मैंने बताया था पटना में। सर जो उधार होता है सर, उधार कैसे होता है? मतलब देखो, वो पार्टी हमारे से लोन लिया है और हमारे से लोन लेके क्या किया उसने, स्टॉक खरीदा, स्टॉक अपने दुकान में रख दिया। अब दुकान में स्टॉक वो किसी पार्टियों को लोन दे रहा है, मतलब सॉरी उधारी में दे रहा है, वही स्टॉक उधारी में दे रहा है। तो यहाँ पर बुक डेट हो गया। तो बुक डेट के केस में 1 करोड़ हो गया तो हम स्टॉक ऑडिट कराएंगे, अदरवाइज 5 करोड़ एंड अबव। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द असाइनमेंट फॉर स्टॉक ऑडिट इन ऑल एलिजिबल अकाउंट बिफोर end of July every year, before end of August every year, before and the this end of December every year, या before end of January every year। स्टॉक ऑडिट कब किया जाता है एलिजिबल अकाउंट में, ये सवाल पूछा गया है। तो स्टॉक ऑडिट जो कराए जाते हैं उसका उद्देश्य आपने जान गए कि स्टॉक ऑडिट हम लोग कब कराते हैं। नॉर्मली जो इनकी स्टॉक ऑडिट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जुलाई में होती है। कब होता है? बिफोर एंड ऑफ जुलाई एवरी ईयर होता है। और स्टॉक ऑडिट का जो असाइनमेंट जुलाई में करा जाता है। असाइनमेंट करेंगे हम चार्टेड अकाउंटेंट फर्म को। तो चार्टेड अकाउंटेंट फर्म से हम बोलते हैं कि हम आपको ये काम असाइन कर रहे हैं, आप 10 अगस्त से पहले तक कंफर्मेशन दे दीजिए। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर रीलोकेट करते हैं। फिर अगर असाइन कर लिया उसने तो 3 महीने के अंदर आप जो है पूरा रिपोर्ट दे दो, 15 नवंबर से पहले के पहले सारा स्टॉक ऑडिट का रिपोर्ट दे दीजिए। ये पूरा उसका सीरीज होता है। तो यहाँ पर हर साल जुलाई में हम क्या करेंगे, उनको असाइन करेंगे और 10 अगस्त तक हम बोलेंगे कि कंफर्मेशन दे दो। कंफर्मेशन नहीं देने पर दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट को अलॉट करते हैं। फिर उसके बाद जो है आप उसको बोलते हैं कि भाई अब जब कंफर्म कर लिए, असाइन कर लिए, तो 3 महीने के अंदर हमको रिपोर्ट दे दो। मतलब नवंबर से पहले पहले, 15 नवंबर से पहले पहले आप सारे ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये तो कंफर्मेशन में तो बता ही दिया, ये तो अगला सवाल ही आ गया। Confirmation of acceptance of assignment from the chartered accountant firm for the stock audit purpose should be received before the 10th अगस्त of the every year। मतलब जुलाई में हमने असाइनमेंट दिया है तो 10 अगस्त से पहले ये आ जाना चाहिए कंफर्मेशन। कंफर्मेशन नहीं आया तो फिर किसी दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट को देंगे और फिर एक्सेप्टेंस मिल जाने के बाद 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दे देना चाहिए। द लीगल ऑडिट, वाह ये हुई ना बात। द लीगल ऑडिट एक्सरसाइज शैल बी रिपीटेड once in how many times after additional facility enhancement in sanction or in case of change of security approved। लीगल ऑडिट जो है, कोई भी लोन में लीगली हम लोग जो है कितना सक्षम है या जो लीगल डॉक्यूमेंट सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं, इसके लिए लीगल ऑडिट किया जाता है। और जैसे कि स्टॉक ऑडिट का जो लिमिट है वो 5 करोड़ है, ठीक उसी तरह लीगल ऑडिट का भी टाइम जो लीगल, एक तो होता है वेटिंग होता है, लीगल वेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। तो जो लीगल ऑडिट के लिए यहाँ पूछा गया है कि लीगल ऑडिट जो है उसका पीरियोडिसिटी क्या होगी, वो होगी 3 साल। या नया जो एडिशनल फैसिलिटी कर रहे हैं, इन्हांसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें इमीडिएटली किया जाएगा लीगल ऑडिट। मान लीजिए डॉक्यूमेंट ही चेंज हो रहे हैं तो फिर इमीडिएटली किया जाएगा। मैं कह रहा था लीगल वेटिंग होता है जो लोन डॉक्यूमेंट्स का,
अगर पैनल एडवोकेट है तो 50 लाख से ऊपर पैनल एडवोकेट 1 करोड़ तक। 1 करोड़ से अगर ऊपर का है तो उसको बैंक का जो है लॉ ऑफिसर वेटिंग करेगा। 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर है तो बैंक का लॉ ऑफिसर करेगा। 50 लाख और 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो पैनल एडवोकेट करेगा। 50 लाख से कम है, 10 लाख तक, तो स्केल 3 का कोई भी मैनेजर कर लेता है। और 10 लाख से नीचे हैं तो कोई भी ब्रांच मैनेजर जो लोन सैंक्शन किया है वो भी कर सकता है। ऐसा आपके क्रेडिट पॉलिसी में लिखा गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर सबमिटिंग व्यूज कमेंट्स रिकमेंडेशन ऑन बोरोवर रिप्लाई बाय ब्रांच आरओ लेवल टू द हेड ऑफिस। अगर कोई बोरोवर जो है, जो बोरोवर के बारे में अगर कोई रिप्लाई मांगता है हेड ऑफिस, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सबमिटिंग द व्यूज कमेंट्स ऑन बोरोवर रिप्लाई बाय द ब्रांच आरओ लेवल टू द हेड ऑफिस। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि बोरोवर के रिप्लाई के बारे में कितने समय तक जो है वो जवाब देना है, ये बोला गया है रिप्लाई के लिए। 10 दिनों में देना है कि कितने दिनों में, टाइम गिवन जो है कितने दिनों में बोला गया है। किसी भी हेड ऑफिस से पूछा जाता है तो यहाँ पर किससे रिलेटेड है ये, एक थोड़ा सवाल थोड़ा अधूरा लग रहा है, मेरे को लग रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर सबमिटिंग व्यूज कमेंट रिकमेंडेशन ऑन बोरोवर रिप्लाई बाय द ब्रांच। ब्रांच को अगर कोई हेड ऑफिस से बोरोवर के बारे में कोई चीज़ पूछी गई तो कितने दिनों में देना चाहिए। तो हेड ऑफिस से पूछा गया है तो ये 7 दिनों में देना चाहिए बोल रहा है ना। एक क्वेश्चन को रिव्यू में रख दीजिए, देखा जाएगा इसको, है ना। कि अपने को कितने दिन में ब्रांच जो है रिप्लाई देगा। ब्रांच हेड ऑफिस वाले कहाँ मान, हाँ 7 डेज तो दिख रहा है। कि जब भी ये ना, किसके रिलेटेड है ये सवाल, हाँ ये सवाल अधूरा है। ये सवाल है नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर के बारे में है। अब याद आ गया मेरे को, है ना। ये सवाल जो है नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स के बारे में है। क्या होता है, जब भी हम लोन देते हैं ना तो उनकी कड़ी निगरानी करते हैं। ये क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी किसे ही जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम लोन देते हैं तो उनकी कड़ी निगरानी करते हैं उसके बोरोवर की। तो बोरोवर को अगर सहयोग नहीं कर रहा है, हमको सिक्योरिटी इंस्पेक्शन करने नहीं दे रहा है, तो इसको नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर डिक्लेयर करते हैं। तो नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर डिक्लेयर करने के लिए अगर हेड ऑफिस से कोई व्यू मांगा जाता है ऑन बोरोवर रिप्लाई, तो वहां पर ब्रांच को कितने दिनों में जवाब देना है हेड ऑफिस को, तो 7 डेज है। अब समझ में आ गया, है ना। क्योंकि टोटल नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर को 90 डेज में डिक्लेयर करना होता है। तो उसमें कमिटी जो बनती है वो हेडेड बाय जीएम होता है। तो उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो पूछा गया है, 7 दिनों के अंदर जवाब देना है। ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं। अब ये तो मैं बता ही दिया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वीनिंग मीटिंग द रिव्यू कमेटी जो है, वो रिव्यू कमेटी जो है हर 10 दिन में बैठेगा। 7 दिन में कमेटी बनती है और 10 दिन में ये बैठते हैं। और टोटल जो है बोरोवर को रिप्लाई के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। और फिर उसके बाद 90 डेज में ये उसको जो है डिक्लेयर कर देते हैं नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर के तौर पर। हेड ऑफिस लेवल अप्रूवल कमेटी 2 will close the risk based internal audit of scale 3 and above branches where total business 30 crore and above, 35 crore and above, 45 crore and above and 50 crore and above। यहाँ पर पूछ रहा है रिस्क बेस इंटरनल ऑडिट है। तो रिस्क बेस इंटरनल ऑडिट अगर स्केल 3 एंड अबव ब्रांच का है तो रिस्क बेस इंटरनल ऑडिट जो है वो एचओ लेवल पे क्लोज होगा, आरबीआई ऑडिट। तो ये जो है कौन क्लोज करेगा? तो यहाँ पर वो आपका पॉलिसी में हमारे साथी बोल रहे हैं 40 करोड़ हो गया, बोल रहे हैं 45 करोड़ हो गया। स्केल 3 वाले में जो है, अगर हेड ऑफिस लेवल अप्रूवल कमेटी है
ऑडिट कमेटी है तो वो क्लोज करता है स्केल 3 एंड अबव जहाँ का टोटल बिजनेस 35 करोड़ से ऊपर है। और आपके जो सर्कुलर में ये दिया है 35 करोड़ से ऊपर, और हमारे साथी बोल रहे हैं आशीष जी ये 45 करोड़ का, सुमित जी कब हो गया 40 करोड़, नया आ गया क्या सर्कुलर, सुमित सिन्हा जी? हम्म। सर ये 50 30 से 35 करोड़ होगा ना तो HOSC 1 करेगा। अब 35 करोड़ से एबव होगा तो ये HOSC 2 करेगा। बराबर है ना? जी सर। चलो बढ़िया। तो हमारे ये क्या है, अ, आपने जो इंटरनल ऑडिट पॉलिसी में हमने ये बताया था कि जो हेड ऑफिस लेवल जो ऑडिट कमेटी 2 होता है वो हेडेड बाय GM होता है। और उसमें जो आपके चीफ मैनेजर ऑडिट होते हैं वो कन्वेनर होते हैं। बाकी सब ऑपरेशन डिपार्टमेंट, क्रेडिट डिपार्टमेंट के रहते हैं, रीजनल मैनेजर भी रहते हैं। और ये जो है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट क्लोज करते हैं स्केल 3 एंड अबव जिनका बिजनेस 35 करोड़ से ऊपर होगा। और अगर कंटेंट ऑडिट रिपोर्ट स्केल 3 एंड अबव हैं जिनका 45 करोड़ से ऊपर का है तो कंटेंट ऑडिट होगा। लेकिन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के लिए 35 करोड़ से ऊपर। और अगर कोई कॉन्करेंट ऑडिट जो है मान लीजिए सेलेक्ट रेंडमली सेलेक्ट किया हुआ है तो वो 40 करोड़ से ऊपर हो सकता है, बशर्ते 5% ही ब्रांचेस का होगा ऐसे। तो यहाँ पर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है तो 35 करोड़ से ऊपर होगा, कॉन्करेंट ऑडिट आया तो 45 करोड़ से ऊपर होगा HOAC 2 में। तो चूंकि सवाल रिस्क बेस्ड का था इसलिए वो होगा आपका 35 करोड़ एंड अबव। A revenue audit will be done once in a financial year in the month of January of the calendar year from, यहाँ पर दिया है रेवेन्यू ऑडिट की पीरियड के बारे में दिया गया। रेवेन्यू ऑडिट जो है इसके बारे में सवाल इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि आपके बैंक का जितने भी एग्जामिनेशन होंगे ना वो इंटरनल सर्कुलर पे होते हैं। जो रेवेन्यू ऑडिट आपके में एक थ्रेशोल्ड लिमिट और भी याद रखना है कि अगर कहीं भी रेवेन्यू लीकेज 20,000 या उससे ऊपर का पाया गया है तो उसको जो है रीजंस के लिए एनालिसिस किया जाता है और एक्शन लिया जाता है। नॉर्मली जो रेवेन्यू ऑडिट होता है एक बार होता है फाइनेंशियल ईयर में, वो है जनवरी महीने में। तो इसका जो रेवेन्यू ऑडिट किया जाता है जनवरी से दिसंबर में किया जाता है और जनवरी महीने में ये रेवेन्यू ऑडिट किया जाता है। तो रेवेन्यू ऑडिट में एक थ्रेशोल्ड लिमिट आपका ये होता है 20,000 वाला। क्या होता है? 20,000 वाला। अगर मान लीजिए कोई 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के अकाउंट है तो वहाँ पर एनुअल एक्सरसाइज होगा और उनमें अगर कोई इन्हांसमेंट होता है कुछ होता है तो उस समय रेवेन्यू ऑडिट भी किया जाता है कि सही तरीके से प्रोसेसिंग चार्ज किए हैं कि नहीं किए हैं। और ख़ास करके जो कंप्लायंस ऑडिट होता है, कंप्लायंस ऑडिट में भी चेक किया जाता है कि जो ब्याज दर दिया गया है उसी ब्याज दर पर किए हैं कि नहीं, रेवेन्यू का लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो जनवरी से दिसंबर इसका आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इंस्पेक्शन ऑफ हेड ऑफिस ऑडिट, हेड ऑफिस ऑडिट डिपार्टमेंट हेड। इंस्पेक्शन हेड ऑफिस जो होता है मतलब यहाँ पर ये इंस्पेक्शन का मतलब है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट जो है हेड ऑफिस का कितना होता है? 1 in 2 year। रीजनल ऑफिस का 1 in 2 year। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट है हेड ऑफिस का, 2 साल में एक बार उसका ऑडिट के लिए इंस्पेक्शन होगा कि हेड ऑफिस में जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपने कर्तव्य निर्वहन कैसे कर रहे हैं, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पालन कर रहे हैं, उसके लिए मैनेजमेंट ऑडिट होता है 1 in 2 year। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना एलिजिबिलिटी फॉर ज्वाइनिंग। वाह, ये बताइए। तो ये तो बढ़िया कठिन सवाल आ गया। अटल पेंशन योजना का एज लिमिट पूछ लिया। 18 से 60 साल, 18 से 40 साल, 21 से 40 साल, 18 से 45 साल। बताइए जी। हम्म सब AK, TK, GK ऐसे नाम से, MK, TK ऐसे नाम से जुड़ते हैं भाई, अब कैसे किससे बात करें बताइए। हम्म चलिए
तो यहाँ पर देखिए सवाल आसान सा पूछा गया कि प्रधानमंत्री जुड़ गया इसमें भी ना, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है उसका जो एज क्राइटेरिया पूछा गया 18 से 40 साल। 18 से 40 साल में अटल पेंशन योजना। नारायण जी जरा बताइए अटल पेंशन योजना को 5 लाइन में बताइए जरा, क्या सवाल पूछा जा सकता है अटल पेंशन योजना का एग्जामिनेशन में ये अगर अटल आएगा तो। ये अटल पेंशन योजना जो है सर, हम्म 18 साल से लेकर के 40 साल तक के लोगों के लिए है। ये एक एक सवाल ये हो पेंशन गया। की हाँ एक सवाल जी ये हो गया, एक सवाल ये हो गया जो पूछा जा सकता है। जी, ये दूसरा सवाल पेंशन क्या? की गारंटी देता है। ये इसमें पेंशन अमाउंट 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000। 5,000, ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है। और तीसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है? इसमें पेंशन जो है 60 साल के उम्र पूरा करने के बाद स्वतः चालू हो जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो तो यही 2 सवाल पूछे जाते हैं अटल पेंशन योजना में, है ना। और इसका एक सवाल और पूछा जा सकता है कि मिनिमम कितने साल तक के लिए जमा करना है, मिनिमम। तो मिनिमम कितने साल के लिए जमा करना है बताइए, ये सवाल पूछा मैंने नारायण 20 साल। जी से। 20 साल है। दूसरा इसका मैक्सिमम 42 साल। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कितना होगा, ये कौन है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी? PFRDA। PFRDA, ठीक है। चलिए इतना आपको सवाल हो गया। तो ये आपके इंटरनल सवाल जो हैं आपके हो गए हैं। अगर आप लोग और थोड़ा जगना चाहते हैं तो मैं जितने साथी हैं उतने सवाल जनरल बैंकिंग के साझा कर दूं, है ना। अगर आप लोग सहमत हैं तो बोलिए हाँ। जी सर, जी सर, कीजिए ना सर। ओके ओके, तो एक एक साथी से एक एक सवाल पूछूंगा। सवाल का जवाब देने के बाद आप लोग एग्जिट होके जा सकते हैं, फिर आखिरी व्यक्ति से आखिरी सवाल, फिर मैं अभी एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये अभी बजा है 11:30। अपन यहाँ पर कितने लोग हैं, 60 70 लोग हैं, 60 लोग हैं। 50 क्वेश्चन साझा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई लोग तो शॉर्टकट में नाम लिखे हैं तो उनका नाम तो पूछ वो नहीं पकड़, जिस साथी से पूछूंगा जवाब दीजिए, गलत होगा तो होगा, देखा जाएगा। ठीक है। चलिए तो जनरल बैंकिंग का सवाल शुरू करते हैं। अब मैं इसके पहले जरा यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ लिखा है उसको पढ़िएगा। कौन पढ़ेंगे हमारे साथी? चलो नारायण जी पढ़ो जरा, क्या लिखा है? इंसान को धोखा और शाबाशी हाँ। पीछे से ही मिलती है, इसलिए पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, अपनी पीठ को मजबूत रखना चाहिए, है ना। जी। तो हमें मतलब सूर्य नमस्कार करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो जिस इंडस्ट्री में हैं हमेशा तैयार होना पड़ता है हमको, बहुत सारे धोखा। अपने पीठ को संभाल के रखना मेरे दोस्त, क्योंकि शाबाशी और खंजर वहीं पर मिलते हैं। अपने पीठ को संभाल के रखना मेरे दोस्त, क्योंकि शाबाशी और खंजर वहीं पर पड़ते हैं, मतलब पीछे से ही खंजर मिलता है। तो इसलिए हमें पीठ को संभाल कर रखना पड़ा। सामने से खंजर मारे ना हमारे, हम पकड़ लेंगे खंजर को। तो अपने पीठ को संभाल के रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि शाबाशी और खंजर वहीं पर पड़ते हैं। और खंजर पीठ पे पड़ा तो तकलीफ नहीं हुआ, तकलीफ तो उस वक्त हुआ जब खंजर जो है अपने ही चाहने वाले के हाथ में था। मतलब हमको धोखा भी अपने ही चाहने वाला देता है। तो इसीलिए ये पंक्तियों से याद आ गया तो मैंने आपको बताया। चलिए तो हम लोग सवाल साझा करेंगे। पंकज जी बोल रहे हैं पीके के नाम से मैं ही था, बोल रहे हैं पंकज जी, है ना। नाम चेंज कर लिए, बहुत बढ़िया। करमवीर आ गए भैया। करमवीर जी क्या हाल चाल है? बढ़िया है? कुछ कहना चाहेंगे कल के लिए, एग्जामिनेशन के लिए? हम्म। करमवीर जी बातें नहीं करते हैं, है ना। देखो कोई बातें जी ही नहीं सर। करते। हाँ करमवीर जी, क्या हेलो। कैसा जी महसूस सर। कर रहे हैं? कॉन्फिडेंट में क्या, कैसा लग रहा है कल के प्रमोशन एग्जाम के लिए? ठीक है सर। और सवाल सुनना चाहेंगे? जी जी। ओके, तो पहला सवाल किससे पूछें, नाम पढ़ के बताइए फिर हम पूछते हैं उससे। बोलिए, किससे सवाल पूछ, किसी को जानते हो तो बोल दीजिए उसका नाम, फिर सवाल पूछेंगे हम। और 50 सवाल आपसे करके मैं फिर आपको शुभकामनाएं दूंगा। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। कल खुशियों का अंबार होगा, सवालों का इंतजार होगा। और आप लोग अपने आप से लड़ेंगे, दूसरों से नहीं। नाम तो करमवीर बता ही नहीं रहे, आप ही से सवाल पूछते हैं। करमवीर जी जी बताओ, सर। नो योर जी सर।
नो योर कस्टमर गाइडलाइन आरबीआई इशू करता है, ये कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो आरबीआई जो है नो योर कस्टमर गाइडलाइन बैंकों को जारी करता है? बताइए जवाब क्या है, कौन सा ऑप्शन सेक्शन? मिलेगा क्या? 35A सर। हाँ, आपसे पूछा क्या बड़े भैया? हैं, आपसे पूछा? करमवीर का पूरा आपने चुना हुआ सांसद है हमारा उधर पटना का, सब गड़बड़ कर दिया है। आपका आपका नंबर आएगा ना भैया। चलो करमवीर जी, जी सर। ऑप्शन तो नहीं है, बिना ऑप्शन के बताना है। तो ये तो आपका तो पूरा वो पार्टी खा गया पूरा, आपका नंबर है ना 35A आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, जी चलिए। 35 जी। तो अभी अभिषेक मिश्रा जी बताइए एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एफएटीएफ का फुल फॉर्म अभिषेक जी सर नहीं पता। नहीं पता? नहीं हाँ सर। जी, करमवीर जी आप ये जो बता दीजिए एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? हम्म, कौन बताएगा एफएटीएफ का फुल फॉर्म? आशीष जी बताओ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अनिमेश जी ने बता दिया। चलो, अब मैं पूछ रहा हूँ आशीष जी, आप बताइए अ, बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन कार्ड जो है मैंडेटरी कर दिया। ये मैंडेटरी जो किया है बैंकों में खाता खोलने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड शुड बी टेकन फॉर द ओपनिंग ऑफ अकाउंट इज मैंडेटरी। ये इन जो है कौन से सेक्शन और कौन से एक्ट के तहत जारी किया गया? खाता खोलने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है, ये कौन से सेक्शन और कौन से एक्ट के तहत मैंडेटरी किया है? आशीष जी। हाँ, कौन से? सर मालूम नहीं। मालूम नहीं है? ये है इनकम टैक्स एक्ट के 114B। सेक्शन 269। 114B, रूल नंबर 114B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रूल। ठीक है, उसके तहत पैन कार्ड जो है मैंडेटरी है खाता खोलने के लिए। लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 देगा तो भी चलेगा। अगर एग्रीकल्चर है तो फॉर्म 61, अदर देन एग्रीकल्चर है तो फॉर्म 60। बट एज पर इनकम टैक्स रूल 44B ऑफ इनकम टैक्स रूल, पैन कार्ड शुड बी मैंडेटरी टेकन फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम पूछेंगे। भूपेंद्र सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? भूपेंद्र जी? हाँ जी। अरे वाह, बढ़िया लग रहा है, सीखने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ। अच्छा आप बताइए, मैं 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको बताना है कि इनमें से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है। पहला, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन आधार कार्ड कार्ड। जी। इनमें से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन पैन सा कार्ड। नहीं? भूपेंद्र जी? पैन पैन कार्ड सर। पैन कार्ड। पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट से हटा दिया गया है, पैन कार्ड और राशन कार्ड। चलिए अगला सवाल आपसे पूछूंगा किसी और साथी से, कि अभी हाल ही में एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट को ऐड किया गया है, वो कौन सा है? आलोक कुमार जी बताएंगे जरा। आलोक कुमार जी, कौन सा दस्तावेज है इसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में ऐड किया गया है पिछले साल? राशन कार्ड। राशन कार्ड जुड़ गया? कब कब जुड़ गया? हम लोग को बनाना पड़ेगा फिर तो राशन कार्ड है। राशन कार्ड बनाने तो 35 किलो चावल क्या कल मम्मी फोन करी थी, बोल रही थी कि गांव में मिलता है चावल और मिट्टी तेल क्या क्या सब मिलता है बोल रहे। हाँ जी, आशुतोष जी बताएंगे, आशुतोष कुमार मिश्रा जी, जानते होंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी आशुतोष जी, कल एग्जामिनेशन है? जी सर। बहुत ही शानदार होगा, जी एकदम सर जैसा एकदम। होगा ना शानदार होगा। मैं तो बोलता हूँ अगर आपने 1 महीना भी हमारे साथ पढ़े होंगे ना तो आप थोड़ा अलग जी से एनर्जी महसूस कर रहे होंगे। यस सर, नो? जी सर। यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर। बताइए तो कौन सा एक नया एनपीआर सर। एनपीआर क्या होता है? ये एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर।
एनपीए सुना था यार, ये एनपीआर आ गया, बताओ है क्या? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जो है शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम पूछेंगे। सुमित जी कैसे हैं? सुमित जी आप बढ़िया हैं? नमस्कार सर। जी सर, बहुत अच्छे हैं सर। क्या बात है, हैं? जो मन से मिल जाए उसको मीत कहते हैं, जो प्यार से मिल जाए उसको प्रीत कहते हैं, और जो रोज रात को देर रात भी पढ़ने आ जाए उसको सुमित कहते हैं। वाह 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 वाह। थैंक यू सर। क्या बात सर, क्या बात। हमारे सुमित सिन्हा जी के लिए हम सवाल पूछेंगे। सुमित जी, कोई भी लो जी सर रिस्क जरूर। कस्टमर है, अगर लो रिस्क कस्टमर है और अगर वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ला पाया, तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन है, जिससे कि वो अपने एड्रेस प्रूफ के लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर यूटिलिटी बिल दे सकता है, बशर्ते वो जी सर। बिल कितना महीना पुराना ना हो। सर वो 2 मंथ से ज्यादा पुराना ना हो सर। 2 महीने तक पुराना टू चलेगा, मंथ 2 महीने से जी ज्यादा नहीं सर। होना। ये नहीं। ज्यादा ना हो। तो यस सर। जो मन से मिले उसे मीत कहते हैं, जो प्यार से मिले उसको प्रीत कहते हैं, और जो रात को पढ़ना है उसको सुमित कहते हैं, और कल जो सवालों का जवाब देगा उसको जीत कहते हैं। वाह वाह। थैंक यू सर। वाह 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 वाह। और अभी सब लोग जो कंबल ओढ़ के पढ़ रहे होंगे उसको शीत कहते हैं, शीत, है ना? ठंडी लग रही होगी ना, इसीलिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल हम पूछेंगे हमारे एक साथी से, जिसको जानता हूँ उसको पूछूंगा। आमोद करण जी से पूछूंगा। आमोद करण जी आप बताइए, मीडियम रिस्क कैटेगरी का कस्टमर है, उसका री केवाईसी कब लेना होता है, कितने समय में, फ्रीक्वेंसी क्या है मीडियम रिस्क सर कस्टमर की? कौन सा कैटेगरी बोले सर, सुन नहीं पाए। मीडियम रिस्क कस्टमर सर कैटेगरी 8 ईयर में लेंगे सर। 8 साल में लेंगे। और अगर कोई विदाउट केवाईसी डॉक्यूमेंट के खाता खोला गया है, उसको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, उसमें साल भर में मैक्सिमम क्रेडिट कितना हो सकता है? सर 50,000 मैक्सिमम सर 1 लाख तक, लेकिन किसी भी समय सर उसके अकाउंट में 50,000 से अबव क्रेडिट नहीं होना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। अभी हम बनीता कुमारी जी दिख नहीं रही हैं, जो आए हैं, बनीता जी आए हैं आप? सर गुड इवनिंग सर, रास्ते में ही है सर। आए हैं, अच्छा अच्छा, हाँ आपका जी जी सर। मैं देख नहीं पा रहा सर था। रास्ते में ही हूँ। रास्ते में जा रहे हैं? अरे वाह, तुम बहुत मेरे जी शुभकामनाएं। सर। आपसे तो थैंक बात यू। कर, मैं ना बात भले ही कर रहा हूँ आपको, आप लोगों के साथ, लेकिन जितनी देर बात कर रहा हूँ आप यकीन मानिए आपको उतनी एनर्जी मिल रही होगी कल के प्रमोशन एग्जाम्स के लिए। आप जी सर। जी सर। जा रहे हैं कार में, तो बहुत सारे शुभकामनाएं लेते जाइए। आपसे सवाल पूछ रहे हैं हम जी थैंक यू कि सर। जो जी सर। ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट जानते हैं ना, ट्रस्ट? जी सर ट्रस्ट। तो ट्रस्ट जो अकाउंट टाइप होते हैं, इनको कौन सी कैटेगरी में आप रखते हो? हाई रिस्क में, मीडियम रिस्क में, कि लो रिस्क में रखते हैं? हाई, इसको सर हाई रिस्क में रखते हैं। ओके बहुत ट्रस्ट बढ़िया। को सर। इसको हाई रिस्क में रखते हैं। और जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको कौन सा रिस्क में रखेंगे? प्राइवेट लिमिटेड सर मीडियम, मीडियम सर, मीडियम रहेगा सर प्राइवेट लिमिटेड। और अगर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, सर हाई रिस्क सर, हाई रिस्क। हाई रिस्क में रखेंगे, है ना? जी जी। ओके। और मान लीजिए पेंशनर है, तो पेंशनर है तो लो रिस्क सर। लो रिस्क है ना? जी जी। बैंक एम्प्लॉय है तो, बैंक एम्प्लॉय है तो सर लो रिस्क। लो रिस्क में होगा। वेरी लो रिस्क सर। अगर वो लो रिस्क में, नील रिस्क बोल रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ। रिस्क ही नहीं सर। हाँ। अभी और बता दीजिए, एच यू एफ का एचईएफ सर मीडियम रिस्क में आएगा सर। मीडियम रिस्क में आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत, है ना? आप बने रहिए, थैंक अगर यू सर। आपको असुविधा ना हो तो बने रहिए। अगर जी सर। गाड़ी जी वगैरह में कहीं सर, दिक्कत, नेटवर्क थोड़ा खराब हो सकता है सर, क्योंकि कोई गाड़ी बात अभी रुकी हुई है। ठीक है कोई सर। बात नहीं। आप बताइए जरा, सवाल किससे पूछें? किसी को पहचानते हैं इनमें से? सवाल सर हम पूछें। तो अमोल सर को और सुमित सर को पहचानते हैं, नुपुर मैडम को पहचानते हैं, राघव सर को पहचानते हैं। अच्छा, राघव जी से पूछेंगे कठिन सवाल, पीछे है वो, है ना? उनको बाहर आता है ना उनका नाम, उनका कठिन सवाल आएगा।
तो अगला सवाल हम पूछते हैं हमारे एक साथी से, वनिता जी ने उनका नाम दिया है और उनका नाम है जलद जी। जलद जी बताइए कि जो रिस्क क्लासिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिस्क क्लासिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बैंक के अधिकारी को कितने कितने दिन में रिस्क क्लासिफिकेशन करना चाहिए? हेलो। 6 करना चाहिए सर। 6 महीने में करना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके लिए हम एक साथी से पूछते हैं। आशुतोष जी आप बताइए कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की वैलिडिटी कितने महीने की होती है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की वैलिडिटी। उसकी वैलिडिटी सर 12 मंथ की होती है। ओके। नहीं, उसकी वो कोई वैलिडिटी नहीं होती बेसिक, वैलिडिटी मतलब नहीं उसका होती? डॉक्यूमेंटेशन 12 मंथ की होती है। अगर वो 12 मंथ में अगर वो अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाया तो नेक्स्ट 12 मंथ भी दिया जाता है उसको। हाँ बट सवाल ऐसे ही पूछा जा रहा है, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, तो 12 मंथ। 12 महीने में ही आ रहा है, मतलब कि 12 महीने के अंदर उसको फुल केवाईसी देनी है, अदरवाइज वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा, है ना, ये इसलिए। चलिए अगला सवाल हम किसी साथी से पूछेंगे। गिरीश मीना जी सवाल पूछते हैं आपसे कि अगर कोई 15H और 15G आपके ब्रांच में जमा करता है ताकि उसको TDS का बेनिफिट मिले, ना डिडक्शन ना हो, तो उसको कितने समय तक रखना होता है गिरीश जी? गिरीश मीना जी बताइए बताइए, थोड़ा देर बताइए, कुछ तो गलत होगा तो होगा, चलेगा। कितने साल तक रखना है? देखो हमारे सभी साथी जो है ना उत्तर बिहार के, जो है फटाफट जवाब दे रहे हैं हमारे साथी। 7 साल के लिए रखना होता है। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। और जयप्रकाश जी जरा आप बताइए कि जो काउंटरफिट करेंसी नोट हैं उनकी रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? काउंटरफिट करेंसी नोट जो होते हैं ना, जाली नोट। नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को। ओके बहुत बढ़िया। किसको रिपोर्ट करते हैं? FIU को। FIU को। और अगर RBI को रिपोर्टिंग करना हो तो? विथिन 7 डेज। वाह बहुत नेक्स्ट बढ़िया जी। मंथ। है, आपकी जय हो। साथ और में आपका भी सर। आपकी जय हो और आपकी जय के साथ पूरे आपके परिवार में प्रकाश हो और आपको जीत का एहसास हो, है ना, और सफलता आपके पास हो। कैसा रहेगा? थैंक यू सर। हम्म। थैंक यू, बहुत जरूर रहेगा सर। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछते हैं हमारे एक साथी से। गिने चुने साथी हैं। मनीष कुमार जी। मनीष जी जी सर प्रणाम। प्रणाम जी, कैसे हैं जी? ठीक है सर। प्रियरिटी सेक्टर जो लैंडिंग है, प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन में RRB को टोटल प्रियरिटी सेक्टर का कितना टारगेट होता है? 75% सर। 75% आप 75% वो एडिट क्या है सर? ANBC। ANBC। एनबीसी जो भी चीज हाई है। ठीक है बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल हम एक साथी से पूछते हैं। अर्चना कुमारी जी आप बताएंगे जरा कि हसल फ्री ओवरड्राफ्ट PMJDY में कितना रुपए का होता है? हसल फ्री ओवरड्राफ्ट। हम्म। नहीं बताएंगे? हाँ अर्चना जी, हसल फ्री ओवरड्राफ्ट जानते हैं? नहीं जानते तो नहीं जानते बोलिए, बात करते रहेंगे। हसल फ्री। हम्म। हसल फ्री ओवरड्राफ्ट होता है 2,000 रुपये का PMJDY में। और मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट जो होता है वो होता है 10,000 रुपये का होता है, जिसको हम 6 महीने के ट्रांजेक्शन के बाद देखते हैं कि उसके खाते में सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजेक्शन का मतलब पैसा जितने का निकाल रहे हैं उतना जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई चेक वगैरह बाउंस तो नहीं हुआ है, ये दिया गया। ओके। ओम ओंकार जी हैं? ओंकार जी कैसे हैं? पटना जी पहुंच? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम जी। पहुंच गए अपना सेंटर? कल जाएंगे सर, सवेरे 1:30 बजे से एग्जाम है तो
यहाँ से मशरक से निकलेंगे, छपरा से। अरे वाह, मैं तो तो आपसे बात करने के लिए आया, आपको क्या ही सवाल पूछे, आप तो सब जानते हैं। आपको सुन ही रहे हैं सर, बढ़िया से सुन रहे हैं। अच्छा चलिए। सुन रहे हैं, मैं तो आपको ये सवाल पूछना चाह रहा था, एग्रीकल्चर का कोई टारगेट दिया है, देता है कि आरबीआई एग्रीकल्चर में कितना परसेंट करना है? जी जी जी, प्रायोरिटी सेक्टर का 18% एग्रीकल्चर में देता है सर। एनबीसी और सी बीच वेरी हायर। ये आप तो मजा आ गया, उस दिन एयरपोर्ट में चाय पिलाया आपने बढ़िया सा ना, अच्छे जी से। जी, अरे बापू तो यादगार जिंदगी भर रहेगा सर। आपसे मिल आप तभी से मैं एक्टिव हुआ हूँ सर, नहीं तो हम तो ऐसे यूट्यूब पे आपको सुनते रहते थे। हाँ, वो चाय पिलाया आपसे आपने। अब आप जुड़ गए सर। अब लाइफ टाइम के लिए हम सर आपके साथ हैं एकदम। अब बैंक में जब तक हैं तब तक हम आपके साथ हैं, उसके बाद भी याद करते ही रहेंगे आप। बहुत बढ़िया। दुनिया में आप बहुत सारी चीजें हैं, हमको लोगों से जुड़ना होता जी है, और खास करके ऐसे लोगों से जुड़िए जो जिनमें ऊर्जा होती है। और वो आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति डाउन है तो उसको भी अप करिए, और सुख दुख में साथ जी दीजिए। इसी के लिए समाज में आए हैं, बाकी क्या रखा है, कुछ लेके नहीं जाना है, कुछ लेके आए नहीं थे, है ना? जी सर, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर आप। हाँ हाँ। तो कल एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। बस मैं एक सुझाव जी आपको ये जी दूंगा कि जी सर। गड़बड़ाना नहीं है ना? थोड़ा जी 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 सवाल को पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना है, क्योंकि जी सर। कल सवाल भी अभी पिछला अभी नवंबर में एग्जामिनेशन हुआ था, हमारे साथी 5-5 सवाल गलत कर दिए सर, पढ़ नहीं पाए। जैसे कि अभी आप लोग को टेस्ट देता हूँ तो गलत कर जाते हो ना, वैसे ही जी सर। एग्जामिनेशन में गलती होती है और उत्सुकतावत भी हो जाती है। तो आप जी जी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपके में अभी क्या हो रहा है कि सवाल थोड़े लंबे लंबे देंगे, ऐसा जी ट्रेंड जो आ रहा है पिछला इसी 4-6 महीने से, जितने भी आ रहे हैं सवाल लंबे आ रहे हैं। जी चलिए, सर। तो अभी हम एक साथी से सवाल पूछते हैं, और फिर हम लोग मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। बनीता जी, आपको आप ही कुछ से सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप ही अच्छा बताते हैं। आप बताइए कि जो एग्रीकल्चर में प्रियॉरिटी सेक्टर में एक वेयर हाउस रिसीट के लिए लोन है, उसका मैक्सिमम मैक्सिमम लोन कितना होता है वेयर हाउस रिसीट में, जिससे कि प्रियॉरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन होगा? जी, बनीता जी आवाज आ रही है? 75 लाख है हेलो सर। सर, मतलब 50 लाख ना सर? 50 लाख है? 50? कम हो नहीं गया? सर, 75 लाख नहीं सर, सॉरी, 75 लाख। अच्छा, ओके। 50 लाख पहले था, अभी 75 हो गया। चलो बहुत जी बढ़िया, जी। है ना? ये अच्छी बात कह दी है। अब हम पूछेंगे, एक साथी से सवाल पूछेंगे। अविनाश जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अविनाश जी? हाँ अविनाश जी, आवाज़ आ रही है क्या? खूब आपने चाय वाय पिलाया वहां पर, है ना उनको? अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन बट आपका माइक्रोफोन खराब, आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए, तो हम साथी से आ रही है आवाज़ आ रही है। हाँ अविनाश जी, ये बताइए कि बल्क डिपॉजिट आरआरबी के लिए कितना रुपए का बल्क डिपॉजिट होता है? अगर कोई सिंगल डिपॉजिट आता है तो बल्क डिपॉजिट कहलाएंगे एक कितना रुपए का? 1 करोड़ सर, 1 करोड़। पहले पहले कितना था? 15,000 था, अभी एक 15,000 पंद्रह था? 15 लाख था सर। 15 लाख था? 15 लाख। अभी ओके। 1 करोड़ हो गया। वो 15 लाख को बढ़ा दिया, क्योंकि सभी लोग 15 लाख 15 लाख कब आएगा बोलते थे ना, मोदी मोदी जी को, तब उनको बढ़ा दिया उन्होंने, 1 करोड़ कर दिया। मतलब ये देखो ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाता है कि ग्रामीण एरिया में अभी जो है आप पैसे जो है बढ़ने लगे हैं, लोगों को आय के साधन संसाधन बढ़ने लगे हैं। इसीलिए ग्रामीण एरिया में भी आप लोगों के डिपॉजिट ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छा हो रहा है। इसीलिए बैंकें जो हैं लुभावना ब्याज दर दे पाएं, इसीलिए बल्क डिपॉजिट रखा जाता है, कि अगर कोई व्यक्ति बल्क डिपॉजिट लेके आता है तो हम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज या कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन तैयार करेंगे। चलिए, अब हम एक सवाल और साथी से पूछेंगे। तो एक सवाल ये पूछेंगे कि अगर कोई शॉर्ट टर्म, परिमल जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है? परिमल देव जी? हाँ सर, सर सुनाई दे रहा है। हैं जी, कैसे हैं परिमल जी? अच्छा लग रहा है, सीख रहे हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है सर, बहुत कुछ सीखने तो को मिल रहा है सर। आपको जगा दिया हमने, है ना? नहीं नहीं सर, मैं जगह हुआ आप था। बताइए, शॉर्ट टर्म क्रॉप जो लोन है उसका सीजन कितने महीने का होता है? शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन का और प्रथम को तो 1 साल का होता है। अप टू 12 मंथ्स होता है, ठीक है?
तो जो क्रॉप लोन शॉर्ट टर्म है वो एनपीए डिक्लेयर होगा अगर वो उसका रिपेमेंट कितने। और तो 2 क्रॉप सीजन होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग टर्म के लिए 1 क्रॉप सीजन। बहुत बढ़िया। इन दोनों में सबसे ज्यादा सवाल किसका पूछा जाता है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? और तो रिकॉल। सर वो दोनों के पूछने का, शॉर्ट टर्म लॉन्ग शॉर्ट टर्म भी टर्म पूछ ज्यादा। सकता है, अगर शॉर्ट टर्म भी पूछ सकता है, शॉर्ट टर्म भी ज्यादा पूछेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो 2 साल में होता है, तो पूछ मतलब कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म ज्यादा पूछा पूछ। जाता है, बहुत बढ़िया, शॉर्ट टर्म पूछा जाता है। ये अच्छी बात है। मनीष जी हैं टीजीबी से, मनीष जी हैं यहाँ पर, चले जी गए। सर। हाँ मनीष जी, क्या खबर है? बढ़िया है। नमस्कार सर। नमस्ते जी, अभी आए थे, मिलने आए थे वहां पर अरे कि नहीं आ पाए थे? थोड़ा सा, हाँ मैं अगरतला से काफी दूर था, 180 किलोमीटर, तो मैं आपसे मिल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। ओके। अगर आपका तला पास होता तो आप अगर तला आ जाते, नहीं? तला मतलब आप जहाँ रहते हो उसको तला बोलते हैं ना, फ्लोर। तो अगर आप जहाँ रहते थे वो पास होते तो आप आ जाते। आप बताइए कि जी सर। एक रेनबो रिवॉल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर में है, जो एलाइड एक्टिविटी में आता है, रेनबो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? कौन सी सर खेती? इसके बारे में तो जानकारी सर नहीं है। पढ़ाया नहीं मैंने। अच्छा। अभी आशुतोष जी आपको पढ़ा है? मनीष जी, नारायण जी बताइए, रेनबो सर रिवॉल्यूशन। फ्लावर होगा, फ्लावर रिवोल्यूशन। फ्लावर होगा, फ्लावर है सर। है ना? फ्लावर प्रोडक्शन होता है। फ्लावर और लोग काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, जो पॉली हाउस वगैरह में दिखेगा रेनबो रिवॉल्यूशन से। और मनीष जी आप बताइए तो कि पीसी कल्चर किससे रिलेटेड होता है? पीसी कल्चर, पीसी कल्चर किससे रिलेटेड होता है मनीष जी? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक से। माछर झोल खाए हैं? फिश प्रोडक्ट। फीस से सर, फीस से। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल आपसे पूछते हैं किसी और एक साथी से। आशुतोष जी बताइए कि जो जी सर। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है उनमें नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? जीएलजी। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में मेंबर 4 से 10। 4 से 10, बहुत बढ़िया। और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में मैक्सिमम ग्रुप को लोन कितना है? मैक्सिमम ग्रुप को लोन सर है 50,000, 5 लाख तक मिलता है। 5 लाख? बढ़िया, ठीक है। चलिए, और अभिषेक मिश्रा जी बताइए जरा, रबी क्रॉप के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना है, इंश्योर्ड अमाउंट का? 1.5%। 1.5%, बहुत बढ़िया। सर एक एक क्रॉस करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, बताइए। जेल जेल के सीसी में सर, हाँ, प्रत्येक मेंबर को कितना है? 50,000 की 1 लाख? 50,000 है, 50,000 है। अच्छा। अच्छा चलिए, पचास मेरे हजार यहाँ है। यूबीजीबी में स्पेशल 1 लाख हो गया, इसलिए हाँ, आज हम यूबीजीबी आंसर में दिया कई लेते हैं। कई बैंक में 2 लाख भी है, बट लेकिन नाबार्ड के जो स्पेशल स्कीम है उसमें 50,000 है, तो ज़्यादातर उसी हाँ, को पूछा जाता है। और अगर उसमें ओके आपका स्पेशल यूबीजीबी पॉलिसी देगा तो आप अपना करेंगे जो अभी आपने बताया, ठीक है? ओके ओके। देखिए, जो भी यूबीजीबी का पूछा जाएगा एज पर यूबीजीबी पॉलिसी ऐसा लिखा हुआ आएगा, है ना? क्योंकि बैंक के बोर्ड को पावर होता है अपने लिए क्रेडिट के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, इसीलिए उनको स्कीम्स बनाने के लिए। ओके तो ओके। हमारे जयप्रकाश जी सवाल का जवाब देंगे। जयप्रकाश जी, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर में इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट कास्ट कितना होता है? इंडिविजुअल 20 लाख, 20 लाख हाईली क्वालिफाइड का, 25 लाख ग्रुप का, 1 करोड़। हाईली क्वालिफाइड मतलब क्या हुआ? हाईली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है उसको बोलते हैं, है ना? अच्छा अच्छा। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है वो बताती है कि ये प्रोजेक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है, मतलब अगर ये उद्योग मतलब ये जो यूनिट कोई बिठाएगा तो ये पूरा एकदम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना? तो उसके लिए मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कोई एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर धान का कोई हाइब्रिड बना रहा है या कोई हार्वेस्टर रख दिया वहाँ पर, वो यूनिट सक्सेसफुल हो गया तो उस इलाके के लिए उसको रेटिंग करके हाईली, सॉरी, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कर देते हैं। तो अगर वैसे प्रोजेक्ट कोई लेके आता है पर्टिकुलर उस इलाके में, अगर वो सक्सेसफुल है उसी प्रोजेक्ट का पे कि एक हार्वेस्टर खरीदेगा 16 लाख का,
एक कोई थ्रेसर खरीदेगा और एक यूनिट बिठाता है तो उसमें 25 लाख, अदरवाइज 20 लाख। और ग्रुप में 1 करोड़। मैक्सिमम सब्सिडी कितना है स्पेशल कैटेगरी के लिए? 44% और जनरल 36%। ओके, अभी हम एक साथी से और पूछेंगे। आमोद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आमोद जी जी सर। तो गए? थोड़ी नहीं देर सर, और जगह हुए। जगाऊंगा, 10 मिनट और जगाऊंगा, फिर आप लोग को आराम करने देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि CGTMSE जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके लिए कितना क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रोवाइड कराता है, कितने रुपए के लोन तक CGTMSE? सर 5 करोड़ तक देता है सर। 5 करोड़ तक। और RRB के लिए कितना तक कवरेज देता है? RRB रीजनल सर रूरल बैंक। आरआरबी के लिए तो पहले 50 लाख था सर, लेकिन 1 जनवरी 24 से उसको करोड़ हो गया सर। 2 करोड़ कर दिया है सर। कल एग्जामिनेशन में आएगा तो किसको टिक करेंगे? 2 CR सर। 2 CR का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, 2 करोड़ ही टिक करेंगे कल एग्जामिनेशन में आएगा तो। और अगर 2 करोड़ नहीं रहेगा तो 50 लाख में टिक करेंगे। ऑप्शन 2 करोड़ नहीं रहेगा तो, लेकिन ऑप्शन 2 करोड़ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के लिए जो मतलब चेंज हुआ था। तो जैसे कि मान लीजिए रिटेल ट्रेड में पूछेगा तो नारायण जी, रिटेल ट्रेड में कितना है कवरेज, गारंटी कवरेज 5 करोड़ हो गया सर। RRB के लिए? 200 करोड़। दो 200 करोड़, बाप रे। 200 लाख सर, सॉरी। अच्छा। सर दो, एक मेरा भी डाउट था। हाँ हाँ। सर अभी आपने बताया BSBDA अकाउंट का KYC 12th मंथ का, हम्म। तो स्मॉल अकाउंट का है या BSBDA का है? मैंने बोला था सवाल में विदाउट KYC स्मॉल अकाउंट, ठीक है। PSBD की परिभाषा अब बदल चुकी है। जिस समय ये कॉन्सेप्ट आया था उस समय भारत सरकार की इच्छा थी कि इस भारत में रहने वाले सभी लोगों का खाता खुल जाए, चाहे उसके पास KYC हो चाहे ना हो। तो उसके लिए एक लिमिटेशन पीरियड था या एक टाइम था कि 12 महीने के अंदर जो है उनको KYC देनी है, इसलिए वो वैलिडिटी लिमिटेशन पीरियड, ऐसा मैंने वर्ड करके सवाल आया अभी 26 नवंबर को ही आया। तो 12 महीने को टिक लगाइएगा। और उसमें क्लियर लिखा होता है स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि ऐसे खाते जो BSBD के अंदर खुले गए हैं जिनमें KYC नहीं है, ये है। सर एक क्वेश्चन और है, BCSBI को क्या डिसकंटिन्यू कर दिया गया है? कंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन ये सवाल नहीं आएगा, चर्चा का विषय नहीं है। ओके। वॉच डॉग है BCSBI, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम पूछते हैं कि जो म्यूटिलेटेड नोट है उसका एजुकेशन काउंटर पे कितने नोट का एजुकेशन किया जा सकता है? हमारे साथी जयप्रकाश जी बताएंगे। जयप्रकाश जी बताइए, अगर कोई म्यूटिलेटेड नोट लेके आता है काउंटर में तो कितने नोट बदलोगे आप एजुकेशन पर? 5 नोट और 5,000 अमाउंट में। म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है? जो 2 से अधिक पार्ट में कट गया हो और कोई पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो सवाल हो जाएगा। तो सॉइल्ड हो गया। हम्म। 2 से अधिक पार्ट में सर है। हम्म। हाँ, फिर से रिपीट करके बता दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन होगा हमारे साथियों को। 2 से अधिक पार्ट में हो गया सर, और हम्म। कोई पार्ट मिसिंग हो लेकिन उसका नंबर और रहना चाहिए सर। ऐसा नोट जो 2 से अधिक भागों में कट गया हो, कटा हो, फटा हो, जला हो, उसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट। और सॉइल्ड नोट बोलते हैं ऐसा नोट जो चलन में गंदा हो गया हो, मुड़ गया हो, लेकिन उसका कोई भी पार्ट मिसिंग ना हो, उसको सॉइल्ड नोट कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक भाग में कटा है लेकिन कोई पार्ट मिसिंग नहीं हो तो उसको सॉइल्ड नोट कहेंगे। लेकिन 2 से ज़्यादा पार्ट में कटा है और कोई पार्ट मिसिंग है तो उसको म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। म्यूटिलेटेड नोट एक्सचेंज किया जा सकता है काउंटर में एक दिन में एक ग्राहक के द्वारा 5 नोट। और सॉइल नोट जो है कितने किए जाते हैं जयप्रकाश जी, कितना अलाउड है सॉइल नोट, कितना कर सकते? मैक्सिमम अमाउंट 5,000 और नंबर ऑफ नोट 20। 20। उससे ज़्यादा हो तो
कितने दिनों में क्रेडिट आ जाना चाहिए? मान लीजिए 20 नोट लेके आ गया, तो आप स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे, कि मना कर मैंने दोगे? उनको लिखा के सर ले लेंगे पूरा, और उसको भेजा जाएगा ट्रेजरी में, उसको 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। ट्रेजरी में कहाँ पे? ट्रेजरी क्या करेगा? तो करेंसी चेस्ट मेरा जो है वहाँ करेंसी, ब्रांच। करेंसी चेस्ट है ना? करेंसी चेस्ट में भेजेंगे। करेंसी चेस्ट क्या करेगा, उसको पैसा देगा, फिर उसका अकाउंट में हम जमा कर देंगे। इसका टाइम पीरियड कितना है, समय है? क्या बोलता है आरबीआई? 30 डेज। 30 डेज में। चलो बहुत बढ़िया जी, ये अच्छा बात बताया आपने। और एक साथी से और पूछते हैं जरा। सब चले गए क्या, है ना? राघव जी तो आज राघव जी आए नहीं आज तो। अच्छा, राघव जी आए हैं? नहीं है? ऋतु किरण जी बताइए तो जरा, कि जो डुप्लीकेट डीडी सर एक अगर। क्वेश्चन था। हाँ हाँ, क्वेश्चन बताइए। हाँ ऋतु सर किरण। जैसे सॉइल नोट में कि मैक्सिमम 20 नोट और वैल्यू में 5,000 होना चाहिए, हम्म तो वैसे ही म्यूटिलेटेड में भी है क्या? काउंटिंग में तो हो गया कि 5 पीस, और फिर वैल्यू में भी उसका है क्या? वैल्यू में नहीं दिया है म्यूटिलेटेड का। अच्छा। म्यूटिलेटेड नोट में दिया गया है, वैल्यू में जो है म्यूटिलेटेड वो भी 5,000 है, नॉट एक्सीडिंग 5,000 पर डे। मैक्सिमम जो सॉइल नोट है ना, वो 5। क्या होगा उसका, इसलिए ब्रांचेस में एक बोला गया है 5,000 से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रांच जो है उसके पास एक लिमिटेशन होता है कैश रन करने के लिए ना। कैश रन करने के लिए आप देखो ना, आप तो मिनिमम 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रखते हो ना, इसीलिए वो लिमिटेशन दिया गया है। और करेंसी चेस्ट में वो कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना भी चला जाए। ठीक है ऋतु किरण जी, आप ये बताइए कि जो डुप्लीकेट डीडी इशू करेंगे, एप्लीकेशन पाने के कितने दिनों के अंदर इशू कर देंगे डुप्लीकेट डीडी? 14 दिनों के अंदर। बहुत बढ़िया। और एक डीडी जो है, कैश में कितना रुपए का जारी कर सकते हैं? कैश में कितने रुपए तक के डीडी जारी कर सकते हो? लेस देन 50,000। बहुत बढ़िया। अगर कोई डीडी मतलब नगद भुगतान लेना चाहता है, पेई बेनिफिशियरी, तो कितने रुपए तक के डीडी का नगद भुगतान ले सकता है? लेस देन 20,000। 20,000। लेस देन 20,000। बहुत बढ़िया। और डीडी का पेमेंट कौन रोक सकता है? डीडी का पेमेंट कौन रोक सकता है? कोई नहीं, क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी पेड रहता है। ऑलरेडी पेड रहता है। जब डीडी बनाने आता है तो बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या रहता है? जब आपको काउंटर में कैश दे दिया 20,000 रुपये डीडी बनाने के लिए, तो बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या हो गया? ट्रस्टी हम्म बेनिफिशियरी। मान लीजिए कोई कस्टमर आया, है ना, तो कैश दिया, काउंटर में कैश दे दिया। अब कैश दे दिया, तो उस समय बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा? फोन ऑफ फ्रेंड। डेटर क्रेडिटर। फोन लगाई किसी को, फिर पूछ। डेटा क्रेडिटर होगा। हाँ, डेटर क्रिएटर है। फिर जब डीडी बन गया, डीडी बन गया, तो उस समय डीडी के समय क्या हो गया रिलेशनशिप, ऋतु जी? डीडी बनते समय एजेंट और प्रिंसिपल, क्योंकि उसने आपको, कस्टमर प्रिंसिपल होगा, हम एजेंट होंगे। कस्टमर ने आदेश दिया कि ए बैंक मैनेजर, ये लीजिए महोदय 50,000 पैसा। अब ये जो पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको कह रहा हूँ कि मेरे बिहाफ पर किसी के नाम पे ये डीडी बना दीजिए, एजेंट प्रिंसिपल हो गया। और फिर ऋतु जी बताइए कि अगर वो पेई जो है जिसके नाम पे लिखा है, मान लीजिए ऋतु किरण जी के नाम पे डीडी बना है, और ऋतु किरण जी बैंक चली जाती हैं पैसा लेने के लिए, तो उस समय बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा ऋतु जी? ट्रस्टी ट्रस्टी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी। वाह बहुत बढ़िया, आप तो काफी इंटेलिजेंट हैं, बहुत सब पढ़ के आए हैं लग रहा है। आपका कौन सा बैंक है ऋतु जी? दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। सर हम लोगों का भी सेशन लीजिए, 21 जनवरी को एग्जाम है। तो ये अभी तो सारे सेशन चल रहे हैं, ये काम नहीं आ रहे हैं आपके? हाँ सर सेफ देख रहे हैं, सेफ लेकिन अभी डिपॉजिट नहीं लॉकर डालो जो कुछ। है, सेफ डिपॉजिट लॉकर जो है, कौन से एक्ट के से गवर्न होते हैं? नारायण जी बताइए, कौन सा एक्ट से गवर्न होता है सेफ डिपॉजिट लॉकर? चले गए, कोई नहीं है?
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत गवर्न होते हैं सेफ डिपॉजिट लॉकर, और सेफ कस्टडी जो गवर्न होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो कल आपके उसमें वो मैडम ने भेजा था, कुछ गलत हो गया था आंसर, तो उसको सुधार लीजिएगा कि जो लॉकर्स होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगता है, क्योंकि वो अकाउंट ऑपरेट होता है इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है। नॉमिनेशन भी आता है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, लेकिन गवर्न होते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और सेफ कस्टडी जो गवर्न होता है वो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, चलिए, तो बहुत काफ़ी समय हो गया है, तो अथाह समंदर है, इसको आज यहीं क्लोज करते हैं। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने जहाँ जहाँ बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं या खड़े हैं या बैठे हैं अपनी जगह में, तो थोड़ा सा अपने आप को मैं रिलीज कर देता हूँ। आंखें बंद कर लीजिएगा और थोड़ा आसमान की तरफ देख लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए एक बार, और थोड़ा स्थिर मन से आप लोग जो है इस तरह से अपने आप को स्थिर कर लीजिए और अपनी मन की भावनाओं को केंद्रित कर लीजिए। आंखें बंद रहनी चाहिए। पैर अगर आपके धरती पर समतल तर से रख सकते हैं तो रख लीजिए। एक अर्थिंग होगा, नेगेटिविटी, आपकी जितनी नेगेटिविटी है वो चली जाएंगी, इसलिए हम उसको वेल कनेक्टेड करते हैं। धरती पर रख दीजिए, दोनों हाथ पैर पर रख दीजिए, और रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आंखें बंद हो। मन में प्रार्थना हो, जिस इष्ट देव जिसको आप चाहते हैं उनको आह्वान करिए कि हे भगवान, हे इष्ट देवता, मेरे भाग्य विधाता, मैं आपका आह्वान करता हूँ। कल का दिन मेरे जीवन का एक शुभ अवसर का दिन है। जिस तरह आपने पिछले समय में सभी कार्यों में मेरा साथ दिया है, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि कल के दिन भी आप मेरा साथ देंगे। आपके होने से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। मैं सफलता के करीब होने का एहसास कर पा रहा हूँ। मुझे शक्ति देना भगवान, मेरे उत्साह को साहस के साथ, और जो मैंने ज्ञान हासिल किया है उसके साथ सम्मान तक पहुंचा देना। मेरे दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देना। मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना। मेरे जीवन को एक पहचान में बदल देना। मेरे रोज को योग में बदल देना। मेरे रोग को निरोग में बदल देना। मुझे शक्ति देना, मुझे साहस देना कि मैं कल सफलता के समस्त संसाधनों का अपने परीक्षा में इस्तेमाल कर पाऊं। आपने मुझे सब कुछ दिया। आपने मुझे अच्छा जीवन दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी नौकरी दी, अच्छा समाज दिया, अच्छे अवसर दिए, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे सब कुछ दिया और मैं बहुत ही प्रसन्नचित, आशावान, विश्वास के साथ आगे भी कठिनाइयों को पार करने में सक्षम हो पाऊंगा। इसके लिए आपने मुझे शक्ति दी, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपका साथ चाहता हूं ताकि
इस सफलता से मैं समाज कल्याण के काम में अपनी जिम्मेदारी को और बढ़ा सकूं और अपनी कार्य सफलता, अपनी कार्य सक्षमता के साथ अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को गौरव दिला सकूं। इसके लिए आपके साथ की जरूरत है। भगवान, आप मेरे साथ रहना। आप सदा ही मेरे साथ हो, पहले भी रहे और आगे भी आप रहेंगे। मैं पवित्र मन से, सच्चे दिल से आपसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो भी मुझे दिया उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने दोनों हाथ को ऐसे घर्षण करिए जरा, और जब गर्माहट आ जाएगी तो जो बंद आंखें आपने की थी, जो सुनहरा सपना केंद्र को आपने बंद किया था, उसमें हल्की सी गर्म रोशनी टच हो जाए और धीरे 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 आप ओपन करिए जरा, ओपन कर लीजिए। वाह, अच्छा लग रहा है ना? अभी कैसा लग रहा है आपको? रितु जी, अच्छा लग रहा है? हाँ सर। फ्रेश लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? अर्थिंग आपका हो गया, नेगेटिविटी जो है आपके चले गए, सफलता आपके करीब है, क्योंकि भगवान ने लिखा आपका नसीब है। और जो भी चीज आप करेंगे उसमें उनका साथ रहेगा और सफलता जरूर मिलेगी, इसका मुझे एहसास है। और वो तमाम चीज जो कल एग्जाम में आने वाला है वो आपके पास है। आप अपना मेमोरी कार्ड लेके जाइएगा, समय से पहले जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए। अभी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ चुकी हैं। आप ये शानदार कल के प्रमोशन एग्जाम्स के सफलता के लिए, आपके बेहतर स्वास्थ्य और सभी के लिए मैं शुभकामनाएं करते हुए आपसे विदा लेते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे सवालों के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड अच्छा। नाइट। गुड नाइट।